नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज इतिहास विषय के अंतर्गत पुनः आपके सामने और प्राचीन भारतीय इतिहास में जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, आज अपन लोग वैदिक सभ्यता का विषय प्रवेश सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने देखा है सामने, ये सभ्यता क्या कहलाती है ये भी देखेंगे। इसके अलावा आदियों का जो आदि देश कौन कौन है, किसने क्या कहा, इसकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद इनके थोड़ा सा क्षेत्र देखेंगे, कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ आई ये देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा नदियों के नए पुराने नाम और भारत के नक्शे में इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता आपकी कहाँ कहाँ थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ आ जाएँ। जो वैदिक सभ्यता का जो समय है दोस्तों, ये 1500 BC से लगा करके 600 BC तक रहता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों पूरी वैदिक सभ्यता का समय है। और दोस्तों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसमें जो थोड़ा सा चेंजिंग हो गए हैं समय काल के अनुसार, उसकी दृष्टि से इसमें जो कल्चरल में और परिस्थितियों में परिवर्तन हो गए हैं, इसकी दृष्टि से दोस्तों इसको दो भागों में आप लोगों ने क्या किया है, बांटा है। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल है, इसका जो टाइम है आपका ये 1500 BC से आपका 1000 BC तक है, ईसा पूर्व तक है। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से आपका ये 600 ईसा पूर्व आपका क्या है, ये उत्तर वैदिक काल चलता है। इसमें कुछ चेंजिंग हुए, सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन हो गए, चेंज हो गए आपके, वो उस क्षेत्रों में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल कोई भी सभ्यता होती है, पहले उसका नामकरण क्या है यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें। ये जो हमने इतिहास जानने के स्रोतों में आपको जो वैदिक साहित्य पढ़ाया था, तो दोस्तों जब ये आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके जस्ट पहले प्लीज़ एक काम करना, और बहुत अच्छा काम है। हमने जो आपको दोस्तों वैदिक काल पढ़ाया था उसको ज़रूर आप देखिए। वो हमारे कैसे चौथा या पाँचवा लेक्चर होगा, वहाँ देख लीजिए आप। उसमें वैदिक साहित्य में हमने आपको पूरा बताया था वेद कितने हैं, किस वेद की विषय वस्तु क्या है, कौन से वेद के कौन कौन से उपवेद हैं, क्या क्या है, कितने आपके जो भी अध्याय वगैरह सूक्त वगैरह मंडल वगैरह सब कुछ दोस्तों हमने क्या है वहाँ आपको बताए थे। उसको पढ़ करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, या इसको देखिए फिर उसको देख लीजिएगा। दोनों जब इकट्ठा हो जाएगा फिर देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको, बेहतर तरीके से आपको दोस्तों क्या है ये सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। वहाँ चूँकि वैदिक साहित्य अपन पढ़ चुके थे, इस कारण से चारों वेदों के बारे में यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक जो परिवर्तन, जो संस्कृति के प्रतीक मिले हैं अपन लोगों को, उसके बारे में यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हो ये वहाँ अपन लोगों ने देखा था वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। और वहाँ दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो आदि का अर्थ है, आर्य, आदि का जो अर्थ है वो होता है आपका श्रेष्ठ, अच्छा। तो ये वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, क्योंकि यहाँ की जो व्यक्ति है उनको आर्य बोलते थे, इस सभ्यता की दोस्तों क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, हम सब जानते हो आप लोग दोस्तों कि वेद 4 हुए हैं, और ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, चारों वेद हैं, उनके उपवेद वगैरह ये अपन ने चर्चा कर ली थी। यह सबसे पहली बात तो है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति का जो आरंभ माना जाता है वो दोस्तों यहीं से माना जाता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता में तो कयास लगाए गए हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन भारत की जो कल्चरल है, सबसे पुरानी जो संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता का जो आरंभ होता है वो दोस्तों आप क्या होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता है। अपन लोग कैसे थे, कितने अच्छे थे, वो कैसे हो गए हैं, ये वैदिक काल के पढ़ने से आपको मालूम चलेगा दोस्तों। बहुत अच्छी सभ्यता थी। ऐसे ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्यों कहा है ये अपन जब ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ वैदिक सभ्यता से ही अपने यहाँ भारत की संस्कृति और सभ्यता का क्या होता है, आरंभ माना जाता है। और यहाँ
वैदिक काल में कोई भी, अच्छा ये भी द्वंद्व है कि ये आर्य कहाँ से आए थे। ये भारत के मूल निवासी तो थे ही नहीं, आपके भारत के मूल निवासी थे वो, जिन लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था वो, प्लस आदि आदि। तो ये इनमें द्वंद्व है। और आपको थोड़ा सा बता दें, ये आर्य कहाँ से आए थे, ये सर्वमान्य जो मत है ये दोस्तों क्या है आपका, ये मध्य एशिया का है। और मध्य एशिया में जो दोस्तों दिया है, ये दिया है आपका किसने, ये मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर हैं आपके। और इन्होंने ये जो मत दिया ये सर्वमान्य है कि यार कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब कहलाता है ये अफगानिस्तान का उत्तरी, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जितने भी आपके मिलेंगे वहाँ पर, ये पूरा आपका ये क्या कहें, कैस्पियन सागर की पूरी दक्षिण का एरिया ये मध्य एशिया दोस्तों कहलाता है। तो मध्य एशिया से आए थे, ये सर्वमान्य दोस्तों क्या है मत है। और आपको थोड़ा सा बता दें, इनकी एक किताब है लेक्चर ऑन साइंस एंड लैंग्वेज, लेक्चरर ऑन साइंस एंड लैंग्वेज, मैक्स मूलर की है, उसमें इस मत को उन्होंने कहा है ये सर्वमान्य है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन चूँकि आते हैं कि किसने क्या कहा, तो जो सबसे ज़्यादा आता है परीक्षा में वो दोस्तों मैक्स मूलर है। इसके लिए आपको बता दें, ये भी खूब आया कि तिब्बत किसने कहा, तो तिब्बत आपको बता दें ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा। सब जानते हैं दोस्तों, अपने यहाँ जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जो पुनर्जागरण अपने यहाँ आया, जिस पुनर्जागरण के मसीहा आरंभकर्ता पिता जो आपके क्या कहें राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, उसी पुनर्जागरण में सब जानते हो आप लोग, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में, मुंबई में हुई थी दोस्तों, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और उसी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। उनकी दोस्तों एक पुस्तक भी है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। बाद में जब पुनर्जागरण आंदोलन चलेंगे दोस्तों तो ये सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी आता है कि इन्होंने क्या कहा, तो उत्तरी ध्रुव आपका लोकमान्य, ये जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने कहा, उत्तरी ध्रुव से आए थे गंगाधर तिलक। ये दोस्तों इन्होंने बताया है कि आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और ये बताया है कि ये आर्य कहाँ से आए थे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, क्योंकि वहाँ वेदों में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात का एक जिक्र आया, उसी के आधार पर इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, जो कि अब ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, ये 3 तो दोस्तों छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए आते हैं। ये जो 3 चीज़ें हमने बताई ये लगभग 90% आपके दोस्तों यही आते हैं। फिर एसएससी और सिविल वगैरह में जाओगे वहाँ दोस्तों जोड़ी मिलाने के लिए भी आ जाते हैं कि ये किसने क्या कहा। तो सबसे संभव जो कहा दोस्तों, ये अविनाश चंद्र दास ने कहा, अविनाश चंद्र दास ने दोस्तों क्या सबसे संभव कहा। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों ऋग्वैदिक इंडिया, ऋग्वैदिक इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने क्या कह दिया कि आर्य कहाँ से आए थे, सप्त सिंधु से आए थे। भी चर्चा करेंगे सप्त सिंधु की कि सप्त सिंधु कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, कहाँ है। ये ब्रह्मर्षि देश कहा दोस्तों, ये गंगानाथ झा हैं, गंगानाथ झा है। इन्होंने क्या कहा कि ये आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे, मतलब ब्रह्मर्षि देश के थे। और ब्रह्मर्षि देश जानते हो आप लोग, अभी चर्चा करेंगे अपन लोग। मध्य देश ये राजवली पांडे ने कहते हैं दोस्तों, राजवली पांडे क्या कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य देश से क्या है दोस्तों ये आए थे। ये कल्ला महोदय है, प्रोफेसर कल्ला है, ये कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे, मूल निवासी आपके ये कश्मीर के थे। ये देवी का प्रदेश यानी कि मुल्तान जो कि इस समय पाकिस्तान में है, ये दोस्तों ये प्रोफेसर त्रिदेव है, ये कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे, देवी का प्रदेश के मूल निवासी थे, यानी कि दोस्तों मुल्तानी क्या थे, ये मूल निवासी थे। इस प्रकार से दोस्तों ये कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेन का महोदय है, पेन का है, ये यूरोपियन है, ये जर्मनी बताते हैं। और एक नेहरिंग है, गाइस भी मिलते हैं लेकिन नेहरिंग करिएगा, नेहरिंग महोदय हैं। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, दक्षिण रूस से आए थे। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा यही आता है कि मध्य एशिया से का जो मध्य या सर्वमान्य है
ये मैक्स मूलर ने दिया। इसके अलावा सप्त सिंधु किसने कहा? अविनाश चंद्र दास ने कहा। ब्रह्मासी देश किसने कह दिया? गंगानाथ झा। मध्य देश किसने कह दिया? राजवली पांडे। ये आपका कश्मीर किसने कह दिया? कल्ला। देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान किसने? त्रिदेव ने बोल दिया। तिब्बत किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। उत्तरी ध्रुव किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ द वेदास जिन्होंने पुस्तक लिखी। तिलक ने खूब आई है, पुस्तक भी आई है और इनका उत्तर मत भी आया है। जर्मनी किसने कहा? ये पेनका महोदय ने कहा। दक्षिण रूस किसने कहा? नेहरिंग ने कहा। और सामान्य मत किसका है दोस्तों? मैक्स मूलर का है कि ये मध्य एशिया का है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कर लीजिए और लग रहा हो आपको कहाँ कहाँ वो दे दें, तो ये जहाँ 3 में दोस्तों स्टार लगे हैं ये आप सबसे पहले करिए, उसके बाद फिर क्या है जोड़ी मिलाने की आपको क्या है करने पड़ेंगे। अगर आपको PCS वगैरह देना है तो ये पूरे करने पड़ेंगे, अन्यथा आपका 3 से काम क्या है ये चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका कि आर्यों का आदि देश कौन सा था। अब आर्यों का आदि देश कौन सा था, इसके बाद ये करना है कि आर्यों का देश कौन सा था, यानी कि आर्यों का क्षेत्र कौन सा था। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, ये भी अपन को क्या है क्वेश्चन खूब आया है। या ये भी कभी कभी आ जाता है कि ये जो वेद जो लिखे गए सबसे पहले आप क्या है कहाँ लिखे गए, ऐसा भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये आता है। ये थोड़ा सा अपन क्या है ये करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इंडिया का मैप बना के हल्का सा अपन क्या है इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्यों के जो क्षेत्र थे दोस्तों, ये क्षेत्र कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा क्या करेंगे अपन लोग यहाँ देखेंगे। चलिए ये हो गया नॉर्मली। आ जाए यहाँ जब दोस्तों हम आपको वैदिक काल पढ़ा रहे थे, वैदिक साहित्य पढ़ा रहे थे, उसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये कौन सा क्षेत्र आपका क्या कहें आर्यावर्त कहलाता है, कौन सा क्षेत्र आपका ये ब्रह्मर्षि देश है, कौन सा ब्रह्मावर्त है, किसको क्या कहें सप्त सिंधु कहते हैं। इस प्रकार से क्या है आपका ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन को। और यहाँ इसमें मैप में हम क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्र आपके क्या है ये कहाँ थे। स्वाभाविक है ये बताने की जरूरत नहीं है, बंगाल की खाड़ी है ये दोस्तों, यहाँ श्रीलंका है, आदम ब्रिज है। चलिए अरब सागर बताने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों सबसे पहले ये आता है कि ये आर्य बसे थे, तो बोले सप्त सिंधु या पंजाब, भारत पाकिस्तान के पंजाब में क्या हो गए हैं दोस्तों बसे थे। तो जो सप्त सिंधु क्षेत्र था वो कौन सा था, जल्दी से अपन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये है सिंध नदी। चलिए ये सिंध नदी कर लिया अपन लोगों ने। इसके बाद दोस्तों फिर अपन लोगों ने की है ये चिनाव नदी। इसके बाद आगे अपन लोग ये सतलज नदी। सतलज के बाद आगे दोस्तों अपन लोग ये ब्यास, फिर आगे दोस्तों ये रावी, उसके बाद आ गया दोस्तों अपन लोग ये झेलम। ये कुछ नदियां हैं, देखिए ये सिंध नदी है, ये चिनाव नदी है, ये सतलज नदी है, ये दोस्तों झेलम नदी है, कश्मीर से निकलती है, ये आपकी ब्यास है, ब्यास और रावी का संगम भारत में ही पंजाब में हो जाता है। यहाँ दोस्तों ये रावी है, पाकिस्तान में मिलती है, चिनाव नदी से मिलती है। सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु। और यहाँ दोस्तों ये मानी जाती है कि ये यहाँ से नदी निकली है, ये कच्छ के रन के पास विलुप्त सरस्वती यहाँ दोस्तों लूनी, ये चूँकि अब विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, इसको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये क्षेत्र कहलाता है दोस्तों सप्त सिंधु। देखिए ये क्षेत्र कहलाता है सप्त सिंधु। और वहाँ दोस्तों अपन लोगों ने बताया था, अपन लोगों ने क्या है देखा था कि ये सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा कहलाता है। ये आया है आपका ये सप्त सिंधु, ये है सप्त सिंधु। सतलज, ब्यासा, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु, सरस्वती वही पंजाब। तो ये आज सबसे पहले आए थे, मतलब ऋग्वेदिक सभ्यता सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में दोस्तों क्या है बसी थी। इसके बाद आता है दोस्तों ये ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त जो क्षेत्र है दोस्तों ये सरस्वती और द्वादशी, द्वादशी यानी कि घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र है आपका ब्रह्मावर्त है। तो यहाँ
ये है सरस्वती और यहाँ है द्वादशी, ये कहलाता है आपका ब्रह्मावत। फिर दोस्तों एक शब्द मिलेगा आपको ब्रह्मर्षि देश, जो कि चर्चा हो चुकी है, फिर भी देख लीजिए। ब्रह्मर्षि देश कहलाता है दोस्तों गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। यहाँ ये वाला क्षेत्र, यहाँ सब जानते हो ये उत्तराखंड से आपकी ये क्या कहे गंगा निकलती है, ये यहाँ से बंदरपुर से यमुना निकलती है, इलाहाबाद में मिल जाती है। यहाँ आपका क्या है, ये गंगा यमुना दोआब है, ये कहलाता है ब्रह्मर्षि देश। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रह्मर्षि देश। यहाँ आपको बता दें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार क्या हुआ है, ऋग्वेद में उल्लेख हुआ दोस्तों। इस समय की सबसे जो पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है, सबसे प्रमुख नदी जो मानी गई है वो सिंधु मानी गई है, ठीक है ना। और सरस्वती नदी को तो नदीतम कहा गया है, आपको बता दें नदियों में सबसे श्रेष्ठ दोस्तों ये कहा गया है। फिर उसके बाद आता है आपका ये आर्यवर्त। आर्यवर्त दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रांगण था, आर्यों का क्षेत्र था। इसमें मुख्य रूप से आर्यवर्त कहलाता है आपका ये हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच की भूमि, हिमालय विंध्य पर्वत के बीच की भूमि, ये दोस्तों हिमालय है। और यहाँ आपको बता दें ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये आर्यवर्त आपको कहलाता है। वैसे आर्यवर्त में सप्तसिंधु, ब्रह्मावत और ब्रह्मर्षि तीनों शामिल होते हैं, प्लस हिमालय और विंध्य के क्षेत्र के बीच की जो भूमि है उसको दोस्तों आर्यवर्त भी कहते हैं। तो ये आर्यों के क्षेत्र थे। ये इन क्षेत्रों का अपने यहाँ पुराणों में, वेदों में इन शब्दों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। तो ये कोशिश की हमने कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। ये दोस्तों सप्तसिंधु है, आज सबसे पहले यहीं बसे। क्वेश्चन आता है ऋग्वेद कहाँ लिखा गया, तो इसी क्षेत्र में दोस्तों ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद फिर इस क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल सभ्यता आई आपकी, ये बाद में इस क्षेत्र की ओर क्या हो गई, ये बढ़ गई थी। तो ये कौन कहाँ है, ये जोड़ी मिलाने के लिए ये आते हैं। और अलग से भी दोस्तों क्या करना है, अपन को ये देखना है। तो ये आर्यों का आदि देश हो गया दोस्तों, आर्यों का क्षेत्र भी हो गया कि कहाँ कहाँ इनका क्या है एरिया था, क्षेत्र था। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हल्की चर्चा हो जाए। कोई भी शब्द आप लोग पढ़ते हैं तो शब्द की थोड़ा विशेषता देखनी पड़ती है। और विशेषता में एक क्यों ना आप लोग सिंधु सप्ताह और वैदिक सप्ताह का तुलनात्मक थोड़ा सा हल्की सी ये चर्चा हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सिंधु सप्ताह दोस्तों ये नगरी सभ्यता थी, ये जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों क्या थी। अब थोड़ा सा ये विशेषताएँ आ रहे अपन लोग, इस सभ्यता की विशेषताएँ पढ़ रहे हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी थी आपकी, ये ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता में जो मकान बने हैं पक्की ईंटों से बने हैं। और यहाँ आपको बता दें यहाँ जो मकान मिलते हैं ये मिट्टी और घास और लकड़ी से दोस्तों क्या मिलते हैं, ये मकान मिलते हैं। यहाँ आपको बता दें सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और ये सभ्यता आपको बता दें ये कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में मेन संपत्ति पशु होते थे, सेकंड नंबर पर कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले आ गई, पशुपालन सेकंड नंबर पर क्या है दोस्तों, ये हो गया। यहाँ आपको बता दें इसमें जो आर्य सभ्यता है यानी कि वैदिक सभ्यता है दोस्तों, यहाँ ये पितृसत्तात्मक थी। कैसे थी दोस्तों, पितृसत्तात्मक थी, मतलब ये पुरुष प्रधान समाज था दोस्तों। जो हड़प्पा सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक थी, जानते हो आप लोग अच्छे से। यहाँ दोस्तों सबसे प्रमुख देवता जो स्थान दिया गया है वो थे इंद्र को स्थान दिया गया, इंद्र थे दोस्तों। वहाँ सबसे प्रमुख जो देवियों का स्थान था तो देवी कौन थी आपकी, ये मातृ देवी थी, मातृ देवी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ये थोड़ा सा हल्का सा ये तुलनात्मक आपका क्या है दोस्तों ये अध्ययन है आपका। तो ये विशेषता है, और भी जैसे अंदर चलेंगे अपन लोग तो इसकी क्या है विशेषता आपकी आती रहेंगी। ये मेन विशेषता क्या है दोस्तों यहाँ की होगी आपकी। यहाँ आपको बता दें सिंधु सभ्यता में गणतंत्री व्यवस्था कुछ के अवशेष मिलते हैं, लेकिन यहाँ स्वाभाविक है आपका ये राजतंत्र था। ध्यान रहे राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र में बता दें आपको ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव होता था, वंशानुगत नहीं था, राजा के बाद राजा उसका पुत्र राजा नहीं बनता था। उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया, लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा का दोस्तों क्या होता था, चुनाव होता था। चर्चाएँ करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है इस सभ्यता की क्या है दोस्तों ये विशेषता हो गई कि ऋग्वैदिक काल की विशेषताएँ, सॉरी पूरे
वैदिक काल की विशेषताएं कैसी थी। बहुत सारी विशेषता हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की दोस्तों अपन चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। फिलहाल थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ऋग्वैदिक काल में कुछ जो नदियाँ हैं, आज की नदियाँ हैं, उनको पहले कुछ दूसरे नामों से क्या है दोस्तों जाना जाता था। ये क्वेश्चन आता है और आपको बता दें ये थोड़ा सा द्वंद्व रहता है कि ये कितनी नदियों का वर्णन है आपको, तो थोड़ा सा बता दें आपको। ये वेदों में, वेदों का मतलब पूरे वेदों में, तो वेदों में दोस्तों 31 नदियों का वर्णन है। ध्यान रहे, साथ बड़ी ध्यान दीजिएगा, वेदों में 31 नदियों का वर्णन है। लेकिन अगर सिर्फ ऋग्वेद की दोस्तों चर्चा आ जाए तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। ध्यान सुनिएगा, वेदों में 31 नदियों का वर्णन है 31, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। और दोस्तों आपको बता दें ऋग्वेद का ये एक 10वां मंडल है जो बाद में जोड़ा गया। इसमें दोस्तों नदी सूक्त है, नदी सूक्त है। इस नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियां हैं? 19 नदियों का दोस्तों क्या है ये वर्णन है। और इसमें आपको बता दें इन 19 नदियों में सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो सरस्वती नदी का क्या है दोस्तों वर्णन है आपका। लेकिन गंगा और यमुना का वर्णन बहुत कम बार है। गंगा का एक बार और यमुना का दोस्तों क्या है आपका 3 बार इसमें वर्णन आपका क्या है आता है, बाद में देखेंगे। यहाँ चूँकि ये आर्य शब्द है, आर्य सभ्यता है, तो आर्य का जो वर्णन है ये दोस्तों 36 बार आया है। लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में 33 बार क्या है दोस्तों इसका उल्लेख आपका क्या है ये आर्य शब्द का क्या है दोस्तों ये आया हुआ है। यहाँ आपको बता दें ये जो नदियाँ हैं इस समय इन नदियों के नए और पुराने नाम दोस्तों क्या है आ जाते हैं। इन टोटल 31 नदियों में 4 नदियों तो आपको बता दें ये अफ़गानिस्तान की हैं। काबिल है और आपको बता दें स्वास्थ्य है, गोमल है, कुर्रम है, स्वस्तु है। ये 4 नदियों का उल्लेख क्या होता है दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान की भी 4 नदियों का अपने यहाँ क्या है उल्लेख है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें ये ऋग्वेदिक सभ्यता में आर्य कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत ये जो क्षेत्र है सबसे अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर क्या हो गए थे ये बसे थे। तो दोस्तों आइए कुछ नदियों को क्या कहते हैं आप लोग नाम देखते हैं। एक है आपका परुष्णी। परुष्णी दोस्तों नाम आता है, ये रावी नदी का नाम है। ये क्या है? परुष्णी नदी है, रावी का नाम है आपका, उसमें नाम मिलता है आपका ये। फिर इसके बाद है आपका ये बितास्ता। ये झेलम का पुराना नाम है। किसका है? झेलम का क्या है आपका ये पुराना नाम है। फिर दोस्तों ये है सतुद्री। ये सतलज का वैदिक काल में नाम है, सतलज का वैदिक काल में नाम है। फिर दोस्तों आता है एक आपका क्या कहे बितास्ता हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और आपका आता है एक सिंधु। ये दोस्तों सिंधु को क्या है कहते हैं। फिर एक शब्द आता है दोस्तों सदानीरा। सदानीरा ये दोस्तों गंडक का क्या है ये पुराना नाम है। ये एक आता है आपका ये कुब्रू। ये दोस्तों काबुल का क्या है आपका ये पुराना नाम है आपका। काबुल का क्या है ये पुराना नाम है आपका। चलिए इसके अलावा गोमल भी है, स्वास्तु भी है और भी है। तो दोस्तों ये नदियों क्या है नए पुराने नाम आपके यहाँ आते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या करने पड़ेंगे अपन को, ये देखने पड़ेंगे कौन सी नदी को क्या है उस समय क्या बोलते थे। तो ये नए और पुराने नदियों के नाम भी क्या है दोस्तों अपन को ये हल्का सा ये देखना है आपके। एक आता है दोस्तों क्या कहें ब्यास। ब्यास का नाम है बिपाशा। पिपासा ये ब्यास वही नदी है जिस नदी के इस तरफ सिकंदर नहीं आया था। ब्यास नदी को दोस्तों सिकंदर पार नहीं कर पाया था। और ये झेलम के किनारे यानी कि बितास्ता का युद्ध हुआ था दोस्तों। परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। सतलज सतुद्री है आपका। और ये क्या कहें द्वादशी। द्वादशी ये घग्गर। घग्गर नदी का क्या है दोस्तों ये नाम है।
तो ये कुछ नए पुराने नाम मिलते हैं दोस्तों। और इन वेदों की नदियों में 4 आपके क्या है अफ़गानिस्तान की नदियों के नाम दोस्तों मिलते हैं। गोमल, सुवास्तु, कुर्रम, कुदाभू, काबुल, ये नदियों के नाम दोस्तों क्या है यहाँ वहाँ मिलते हैं, अफ़गानिस्तान की 4 नदियों के नाम। तो ये देखिए, ये अपन ने जो लिखा है ये वैदिक काल में ये नए नाम हैं, और ये दोस्तों क्या है ये पुराने नाम हैं। मतलब ये वैदिक काल में ये कहा गया है और वर्तमान में नदियों में क्या है आपका ये नाम है। और कोई भी पेपर उठा के देख लो, नॉर्मल चीज़ पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल टेंशन लेना, दिमाग को बिल्कुल बोझ नहीं देना है, बढ़िया मस्ती से क्या करिए पढ़िए। अरे बोले हाँ ऋग्वेदिक काल की एक राजनीतिक घटना है, दास राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे, बोले पड़ोसी नदी किनारे, बोले रावी नदी। बितास्ता झेलम का युद्ध माना जाता है सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 बीसी में। 7 से शतुद्र, 7 से सतलज है, ये भी हो गया। सिंधु सिंध हो गया। सदा नीरा गंडक नदी, ठीक है ना, ये आपका कुब्रू काबुल, विपाशा ब्यास कर लेना है, घग्गर दोदशी कर लेना है। इस प्रकार से 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आराम से दोस्तों क्या है आपका ये बढ़िया आप क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अपन लोग आते हैं, एक नदी और है दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा, ये चिनाव, हाँ सॉरी, अस्कनी। अस्कनी, अस्कनी दोस्तों चिनाव को बोलते थे, चिनाव। तो हमारे ख्याल से पूरी नदियाँ लगभग ये हो गई हैं जो परीक्षा में आती हैं, और लगभग सभी आई हैं आपके, ठीक है ना। 2-3 नदियाँ आपकी ज़्यादा आती हैं जो हमने आपको उदाहरण दे के बताए, बाकी आपको क्या है पूरा क्या हो गया ये क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये पहले अपन ने क्या किया, आ जाइए थोड़ा सा, ये आज अपन लोग वैदिक सभ्यता का क्या पढ़ रहे हैं, ये एक सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, विषय प्रवेश दोस्तों देख रहे हैं। फिर उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि ये राजनीतिक स्थिति ऋग्वेदिक काल की देखेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल से क्या करेंगे, उसके अपन लोग तुलना भी करेंगे दोस्तों कि ये क्या क्या इसमें राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, पूरा क्लियर करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक देखिए और अच्छे से देखिए ताकि मज़ा आ जाए, समझ में आपको आ जाए कि हाँ कुछ लगा है, कुछ किया है आज आप लोगों ने। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता 1500-600 बीसी है। 2 भागों को बांटा, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 से 600 बीसी। फिर दोस्तों वैदिक सभ्यता है, भारत का क्वेश्चन है, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति कौन सी सभ्यता से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों भारत की सभ्यता और संस्कृति, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति इसी समय से यानी कि वैदिक सभ्यता से दोस्तों क्या होती है, स्टार्ट होती है। वेद का अर्थ ज्ञान है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, पॉजिटिव वे में दोस्तों क्या है आर्य लिया जाता है। 36 बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है, ऋग्वेदिक में अकेले 33 बार इसका क्या हो दोस्तों उल्लेख हुआ है आर्य शब्द का। आर्यों का आदि देश, मतलब आर्य कहाँ से आए थे, अपने यहाँ के नहीं थे, कहाँ से आए थे, तो सर्वमान्य मत है दोस्तों मध्य एशिया से दोस्तों आए थे। ये जो ऋग्वेद है ये आपको बता दें, ये भारोपी परिवार की सबसे पुरानी किताब है, सबसे पुरानी पुस्तक क्या है मानी जाती है, यूरोप और एशिया की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है दोस्तों मानी जाती है। और भारोपी मतलब भारतीय यूरोपीय भाषा में सबसे पुरानी भाषा दोस्तों क्या है आपका ये संस्कृत दोस्तों क्या है मानी गई है, ये क्लियर हो गया है आपका। एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे, एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, जिसकी स्थापना दोस्तों 1784 में हुई थी कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स और एशियाटिक सोसाइटी का एक नारा था एशिया फॉर एशियंस। इसमें दोस्तों कहा है सर विलियम जोन्स ने कि यहाँ की भारोपी परिवार की सबसे पुरानी भाषा क्या है दोस्तों संस्कृत है। उन्होंने ये सिद्ध किया है, बताया भी है। और आपको बता दें जिंदा बेस्ता जो एक ईरानी ग्रंथ है उसमें वैदिक सभ्यता में कुछ ऋग्वेद में कुछ तुलना करने की कोशिश की है, लेकिन ये क्लियर है कि ऋग्वेद सबसे पुरानी क्या है विश्व की आपकी क्या है पुस्तक मानी जाती है ही। चलिए तो दोस्तों ये सप्तचंदव अविनाश चंद्र दास, ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा, मध्य देश राजबली पांडे, कश्मीर कल्ला, देविका प्रदेश त्रिदेव, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, उत्तरी ध्रुव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जर्मनी पेनका, दक्षिण रूस नेहरिंग ने कहा है। फिर दोस्तों यहाँ आप लोग आ गए कि ये आर्यों का आदि देश हो गया। अब आर्यों का क्षेत्र कौन सा है, तो ऋग्वेद लिखा गया पंजाब सप्तचंदव वगैरह में। सप्तचंदव में सबसे पहले आर्य क्या हुए दोस्तों बसे थे। आर्यों का अगला पड़ाव क्या था, आर्यों का दोस्तों अगला पड़ाव आर्यव्रत था। आर्यव्रत क्या है, ये हिमालय विंध्य क्षेत्र की ये बीच की भूमि है, ये आर्यव्रत कहलाता था। यानी कि आपका ये पंजाब हरियाणा यूपी बिहार बंगाल ये पूरा क्षेत्र क्या है दोस्तों ये आर्यव्रत कहलाता था। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना का जो द्वाब बीच के क्षेत्र है, 2 का मतलब 2 आप का मतलब पानी,
दो नदियों के गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश है। ब्रह्मावत, सरस्वती और द्वादशी घग्गर नदियों के बीच का क्षेत्र ये कहलाता है आपका, ये कहलाएगा आपका हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा, इंडिया वाले हरियाणा में। और सप्त सिंधु जानते हो आप लोग, ब्रह्मावत हो ही गया है। फिर विशेषता अपन ने पढ़ी, ये दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ये घास, मिट्टी, लकड़ी के आदि मकान बनते थे। कृषि पशुपालन मेन था। पितृसत्तात्मक थे। मुख्य देवता इंद्र थे। मातृ देवी दोस्तों वहाँ थी। आपका सिंधु सभ्यता में यहाँ लिख गए हैं, ये नहीं करना, तुलनात्मक है। यहाँ राजतंत्र था, वहाँ गणतंत्र था। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता और दोस्तों अपन ने क्या किया, यहाँ में मुख्य जो आपका ये महत्वपूर्ण पशु दोस्तों घोड़ा भी था, जिससे सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। लेकिन बाद में जो जब अंत होने लगा, सुतकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, वो अलग चीज़ है आपका। तो इस प्रकार से ये सभ्यता क्या होगी दोस्तों, विशेषता हो गई। फिर अपन लोगों ने देखा कि ये वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में अकेले 25 नदियों का उल्लेख है। और जो 10वां मंडल है नदी सूक्त है, नदियों के लिए समर्पित है आपका ये। हालांकि 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त में ये आपका वर्ण व्यवस्था भी है, उसमें 19 नदियाँ दी हुई हैं। और कुछ नदियों के नए पुराने नाम दोस्तों अपने देखे हैं। परोशनी नदी रावी, बितास्ता झेलम, सतुद्दी सतलज, सिंधु को बोलते, सदानीदा गंडक को बोलते थे, कुब्ध काबुल को बोलते थे, पिपासा ब्यास को बोलते थे, द्वादशी घग्गर को बोलते थे, अस्कनी चिनाव को बोलते थे। ये दोस्तों अपन क्या है, इतना हल्का सा देखना है। तो दोस्तों ये आज जो अपन ने किया है, ये वैदिक काल का विषय प्रवेश है। वैदिक काल का दोस्तों एक सामान्य परिचय है। अब अपन क्या करेंगे, कल से नेक्स्ट क्लास से जो वैदिक काल है उसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये दोस्तों क्या करें, बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में तुलना करके दोस्तों, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तुलना करके अपन क्या करेंगे, दोनों पूरे वैदिक सप्ताह को क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, चेंजिंग क्या क्या हुई, किसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो फिर उस देखेंगे यहाँ सही कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। देखेंगे अपन लोग कितनी अच्छी सभ्यता थी, कितने अच्छे थे अपन लोग, कितनी अच्छी संस्कृति थी वैदिक काल में अपन लोगों की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्वाभाविक है ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए एनर्जी प्रदान करें, और समझ गए होंगे आप लोग। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, अगली क्लास में मिलते हैं।